हेलो दोस्तों, आज हम चार्ज का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और एमसीक्यू के थ्रू पूरा आपका कंप्लीट रिवीजन भी होने वाला है। चार्ज कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 6 216 में चार्ज वर्ड का डेफिनेशन है। 77 से लेकर 87 तक के प्रोविजंस हैं और जब रूल का नाम आएगा तो द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज रूल्स 2014। आइए, पहला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का सेक्शन नंबर 82 है। इसमें प्रोविजन बेसिक क्या है पहले बात कर लेते हैं। सेक्शन 82 ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी लोन का रिपेमेंट कर लेती है या उसका चार्ज पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है तो कंपनी आरओसी को इंटीमेट करती है 30 दिन के अंदर जब चार्ज सेटिस्फाइड होता है। फिर आरओसी चार्ज होल्डर को एक शो कॉज नोटिस देगा कि आप हमको बताओ कि आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पर आरओसी चार्ज होल्डर को एक टाइम देता है और वो जो टाइम है वो मैक्सिमम 14 डेज का होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये लॉ में बेसिक प्रोविजन है। फिर वो जो चार्ज होल्डर है वो या तो ऑब्जेक्शन करेगा या ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, तो इन दोनों को आरओसी नोट कर लेता है। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है देखो आप। ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आरओसी इशू अ शो कॉज नोटिस कॉलिंग अपॉन विद इन सच टाइम नॉट एक्सीडिंग, तो आंसर आएगा 14 डेज। ये बोला है कि मैक्सिमम कितने दिन की नोटिस दिया जा सकता है, तो आंसर होगा 14 डेज। अगला पॉइंट, any person acquiring property on which charge is registered under section 77 shall be deemed to have knowledge of such charge from। देखो बेटा, यहाँ पे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 80 है। सेक्शन 80 में लिखा है कि अगर कोई कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर कर लिया तो जिस दिन चार्ज रजिस्टर हुआ है उस दिन ये मान लिया जाएगा कि सबको इस बात का नॉलेज है कि कंपनी ने इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है। तो आपको वही पूछ रहा है कि डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज, डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। आंसर आएगा क्योंकि कंपनी ने जिस दिन चार्ज को रजिस्टर किया है उस दिन से सेक्शन 80 के अनुसार ये माना जाता है कि सबको जानकारी उस चार्ज की है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंटरेस्ट और lien created on the property or asset of the company or any of its undertaking or both as a security is known as charge। ये तो डेफिनेशन में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 16। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज वॉज क्रिएटेड बाय साइग्नस सॉफ्टवेयर लिमिटेड ऑन इट्स ऑफिस प्रीमाइसेस टू सिक्योर अ टर्म लोन। एक टर्म लोन लिया जिसके लिए चार्ज क्रिएट किया गया of rupees 1 crore availed from the Next Gen Commercial Bank Limited through instrument of charge executed by both the party on 16 Feb 2019। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया गया 16 फरवरी 2019 को। इन एडवेंटली द कंपनी कुड नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। कंपनी लेकिन चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाया विद द कंसर्न आरओसी विद इन द फर्स्ट स्टैट्यूटरी पीरियड परमिटेड बाय द लॉ। तो आपको मालूम है कि जब भी चार्ज क्रिएट होता है तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 77 एप्लीकेबल होता है और 77 की टाइम लिमिट आपको बता देते हैं। टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर 30 दिन में नहीं कर पाए तो अगले 30 दिन में आरओसी फर्स्ट एक्सटेंशन देगा, यहाँ पर एडिशनल फाइलिंग फीस देना पड़ेगा। और अगले 30 दिन में भी नहीं कर पाए तो आरओसी के पास आप सेकेंड एक्सटेंशन के लिए जा सकते हैं और आरओसी आपको 60 दिन और देगा, लेकिन उसके लिए आपको एडवलरम फाइलिंग फीस पे करना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट जो पीरियड है 30 दिन का उसमें चार्ज रजिस्टर नहीं हो पाया एंड द डिफॉल्ट वॉज मेड known to it by the lending banker with a stern warning to take immediate step for rectification, the latest day within which company must register the charge with the ROC as to avoid paying ad valorem fees for registration of charge। मतलब कुल मिला के आपको क्या बोल रहा है कि कंपनी ये चाहती है, बैंक ये चाहता है कि एड वलोरम फाइलिंग फीस से बच जाए। तो देखो, नॉर्मल टाइम लिमिट 30 दिन है, उसके बाद फर्दर 30 डेज में आपको एडिशनल फाइलिंग फीस लगेगी, उससे देरी हुआ तब आपको एडवलरम फाइलिंग फीस देनी पड़ती है। तो कुल मिला के 60 दिन के अंदर चार्ज जिस दिन क्रिएट हुआ उसके 60 दिन के अंदर अगर चार्ज रजिस्टर कर लेंगे तो एडिशनल फाइलिंग फीस से काम चल जाएगा। तो जो 16 फरवरी से आप 60 दिन कैलकुलेट कर लो। तो जब आपको कैलकुलेट करोगे ना तो पहले मोटा मोटा कैलकुलेट करो क्योंकि एमसीक्यू है, इसमें अलग अलग टाइप की डेट है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 60 दिन मतलब लगभग 2 महीने मान लो। तो 16 फरवरी के बाद 16 मार्च 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल के आसपास की डेट है क्या, चेक करो। ये तो 27 अप्रैल हो नहीं सकता, 17 अप्रैल ये एकदम पास है 2 महीने के। चलो और भी ऑप्शन दे दो, सेकेंड में हो नहीं सकता, 16 जून हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया आपका 17 अप्रैल। तो ये आंसर आ गया इसका। तो मतलब आप एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन चेक करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अप्रॉक्स करोगे ना तो भी आंसर सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
EasyTech Machine Limited owns a plot of land which mortgage to अर्बन कमर्शियल बैंक लिमिटेड, मतलब वही मॉर्गेज किया गया, मतलब चार्ज क्रिएट किया गया, क्योंकि आपको मालूम है चार्ज वर्ड में प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन सब आता है। आगे टू फॉर रेजिंग ऑफ टर्म लोन लिया इन्होंने। मॉर्गेज वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्री, ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्री के पास वो उसको मॉर्गेज रजिस्टर किया गया। फर्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट 50 लाख वॉज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर सेंक्शन ऑफ टर्म लोन विद द कंडीशन, पहला इंस्टॉलमेंट मिल भी गया विद द कंडीशन दैट सब्सिक्वेंट 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 लाख shall be released as soon as the earlier released installment is utilized satisfactorily। तो ये अपने बैंक के टर्म है कि पहला 50 लाख आप जब यूज करोगे उसके बाद अगले इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी। इज इट नेसेसरी आइदर फॉर द कंपनी और द बैंक टू रजिस्टर द चार्ज ऑन प्लॉट विद द कंसर्न आरओसी व्हेन द मॉर्गेज इज रजिस्टर्ड विद सेंट्रल रजिस्ट्री। ये आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो कंपनी है, तो कंपनी ने सेंट्रल रजिस्ट्री के पास तो रजिस्टर कर दिया है, तो क्या आरओसी को भी बताना पड़ेगा क्या? तो आंसर है यस भाई, सेंट्रल रजिस्ट्री अलग चीज़ है और आरओसी अलग चीज़ है। तो हमारा कंपनीज एक्ट तो कंपनियों के बारे में बात करेगा, तो कंपनीज एक्ट में लिखा है 77 में कि आरओसी को तो आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, चाहे बाकी कोई अथॉरिटी को आप रजिस्टर करो या ना करो, और आरओसी के पास रजिस्टर करना है। तो सेक्शन नंबर क्या है? 77। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या बोलता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। सेकंड नंबर है इट इज नेसेसरी टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड ऑन प्लॉट ऑन लैंड रजिस्टर्ड विद द कंसर्न आरओसी इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट मॉर्गेज इज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। बिल्कुल सही है, आपको बोला है कि भले सेंट्रल रजिस्ट्री को आपने रजिस्टर किया, उसके बाद भी आरओसी को तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद अ व्यू टू ऑगमेंट इट्स प्रोडक्शन, सूर्या टेक्नो प्रोडक्ट लिमिटेड अवेल्ड लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम द श्री लक्ष्मी फर्स्ट बैंक। ठीक है जी, 50 लाख रुपए का लोन लिया गया है, ये बैंक का नाम है, फॉर द परचेस ऑफ न्यू मशीन बाय ऑफरिंग इट्स फैक्ट्री ऑफ 2.25 करोड़ एज सिक्योरिटी। ठीक है, फैक्ट्री की सिक्योरिटी दी गई। हाउएवर द कंपनी डिड नॉट इनिशिएट एनी स्टेप टू रजिस्टर द चार्ज इन फेवर ऑफ लैंडिंग बैंक, मतलब कंपनी ने कुछ इनिशिएट नहीं किया चार्ज को रजिस्टर करने के बारे में। एज सुन एज चार्ज होल्डर बैंक केम टू नो अबाउट द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद आरओसी, इट अप्लाइड टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग विद द instrument creating the charge and paid the requisite fees when demanded, advise the bank whether it can recover the fees so paid for the registration of charge from Surya Techno Product Limited। यहाँ पे कंपनीज एक्ट का 78 सेक्शन एप्लीकेबल होता है। 78 में लिखा है कि अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो जो चार्ज होल्डर है वो अपने चार्ज को रजिस्टर करा सकता है, और जो भी उसने फीस कंपनी को चार्ज के लिए पे किया आरओसी को, वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। तो आंसर देख लो भाई, यस द बैंक कैन रिकवर द फीस पेड बाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, वो 100% चार्ज की फीस को रिकवर बैंक से कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइप्रिस गेम्स एंड टॉयज लिमिटेड ये कंपनी है, वॉज सैंक्शन अ टर्म लोन ऑफ 60 लाख बाय जोन इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड। ये बैंक ने एक लोन सैंक्शन किया ऑन 21 नवंबर 18। As a security, the company offered office premises situated at Bandra, Mumbai. An instrument of charge was executed. Company ने अपनी एक security दे दी ऑफिस बिल्डिंग की। However, the company failed to get the charge registered with the concerned ROC within the first as well as second statutory period। देखो भाई, अब अभी हमने बात किया, फर्स्ट पीरियड है 30 दिन का, सेकंड है अगले 30 दिन का फर्स्ट एक्सटेंशन। उसके बाद क्या लगता है? उसके बाद आपको 60 डेज और मिलेगा, लेकिन ऑन पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फाइलिंग फीस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज एडवर्सली कमेंटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन लिया। देयरफॉर आफ्टर अ स्ट्रिक्ट एडवाइजरी रिसीव्ड फ्रॉम शाह जी, द सीनियर मैनेजर ऑफ द बैंक, द कंपनी prompted to take steps to registration of charge, name the specific type of fees which the company is now required to pay। अभी हमने बात किया कि अगर फर्स्ट एक्सटेंशन नहीं मिल पाया तो अब क्या पे करना पड़ेगा? एड वैलोरम फाइलिंग फीस। फर्स्ट सेक्शन में क्या पे करना पड़ता है? एडिशनल फीस। तो आंसर आ गया इसका एड वैलोरम फाइलिंग फीस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है द रजिस्ट्रार शैल कीप अ रजिस्टर ऑफ चार्ज विच शैल ओपन टू इंस्पेक्शन बाय ब्लैंक ऑन पेमेंट ऑफ फीस। कंपनीज एक्ट में दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 81 और दूसरा है सेक्शन नंबर 85। एक है सेक्शन 81, दूसरा है सेक्शन नंबर 85। जो सेक्शन 81 है ये आरओसी हर कंपनी का एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करता है, और सेक्शन 85 में कंपनी खुद अपना रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करती है। तो सेक्शन नंबर 81
के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। जो आरओसी जो चार्ज हर कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करता है, उस रजिस्टर को कोई भी पर्सन चेक कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। तो यहाँ पर वही पूछा है कि कौन चेक कर सकता है, तो आंसर आएगा एनी पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, instrument creating a charge or modification thereon shall be preserved for a period of blank year from the date of satisfaction of charge by the company। यहाँ पे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 82 में लिखा है कि जो भी कंपनी जो रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करती है, तो जब वो चार्ज सेटिस्फाइड होता है वहाँ से लेकर 8 साल तक आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो रजिस्टर है, उनको आपको सेफ रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 8 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज मेंटेन्ड बाय द कंपनी शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ब्लैंक। देखो यहाँ पे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 85 अभी हमने बात किया था, तो सेक्शन नंबर 85 जो है ना, सेक्शन नंबर 85 में ये लिखा हुआ है कि हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना पड़ेगा, और ये जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा, बिजनेस आवर में इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, मेंबर और क्रेडिटर के लिए इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि अदर पर्सन के लिए ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस है। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन जो कंपनी करेगी वो ओपन कब रहेगा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर। नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर, इफ अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2/11/18, जब ये लॉ आया था ना उसके बाद की बात करें, बट द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन में अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, एंड ऑल्सो नॉट मेड विद इन नेक्स्ट 30 डेज, उसके बाद अगले 30 दिन और भी नहीं कर पाए, मतलब फर्स्ट एक्सटेंशन गया, after the expiry of original 30 days, then the ROC is empowered to allow such registration to be made within a further period of, आंसर आएगा 60 days, क्योंकि नॉर्मल टाइम 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 60 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who cannot inspect the register of charge and instrument of charge during business hour without paying any fees? ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना फीस पे किए चार्ज को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता? तो देखो, मेंबर और क्रेडिटर तो बिना फीस के इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो अदर पर्सन है, पर्सन अदर देन मेंबर क्रिएटर ऑफ द कंपनी, ये लोग जो हैं वो इंस्पेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन इनको फीस पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन नंबर 85 अभी अभी अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ चार्ज वाज क्रिएटेड बाय साइगोन सॉफ्टवेयर लिमिटेड ऑन इट्स ऑफिस प्रीमाइसेस टू सिक्योर अ टर्मिनल ऑफ 1 crore अवेल फ्रॉम नेक्स्ट जेन कमर्शियल बैंक थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टी ऑन 16 Feb इनोवेट। अच्छा जी, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी कुड नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी, ओके, विद इन फर्स्ट स्टैट्यूटरी पीरियड, एंड डिफॉल्ट नोन बाय लेंडिंग बैंकर टू स्टैंड वर्किंग टू टेक इमीडिएटली स्टेप फॉर रेक्टिफिकेशन, एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग लेटेस्ट डे विद इन विच इट मस्ट रजिस्टर द चार्ज विद आरओसी सो दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये जो बात करें ना कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब ये बात कर रहा है जो एडवलरम फाइलिंग फीस है वो पे करने से बच जाए, तो वो पे करने से तभी बच सकते हैं जब कंपनी ने जिस दिन चार्ज को क्रिएट किया था उसके 60 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर कर दिया जाए, क्योंकि 30 दिन का नॉर्मल टाइम है, इसके बाद 30 दिन तक और आप पे कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। और स्पेसिफिक फीस जो है ना, ये एडवलरिंग फीस की बात करें, वो 60 दिन के बाद एप्लीकेबल होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 फरवरी से लेकर अपने को 60 डेज कैलकुलेट करना है। तो एक बार कैलकुलेट करो, जो फेब है 16 फेब है, तो 16 तारीख को छोड़ दो, फरवरी 28 दिन की होती है, उसमें 16 दिन माइनस कर दो तो कितना हो गया 12, तो 12 दिन ये हो गए। इसके बाद मार्च के हो गए 31। अब आपको अप्रैल में एक बार ये चेक कर लो कितने दिन हो गए, यहाँ तक हो गए हमारे 43। अब 60 डेज तक हम लोग कर सकते हैं, तो 60 डेज के लिए कितना होगा, 17 डेज और कर लो, तो 17 अप्रैल तक अगर हम चार्ज को रजिस्टर कर लेंगे तो हमको एडवलरम फाइलिंग फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आंसर आएगा आपका ये, विद अ व्यू टू अवॉइड पेइंग द कंपनी मस्ट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड लेटेस्ट बाय 17 अप्रैल 2019। इससे एक भी दिन डिले हुआ तो आपको एडवलरम फाइलिंग फीस पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन एसेट ऑफ प्राइम लिमिटेड, सच चार्ज रजिस्टर्ड ऑन 12 नवंबर 2018। एनी पर्सन एक्वायरिंग सच एसेट शैल बी डीम टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज। ये हम लोग बात कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 80 है कि अगर आपने चार्ज को रजिस्टर कर लिया तो जिस दिन आपने चार्ज को रजिस्टर किया उस दिन ये मान लिया जाएगा कि सबको इस बात का नॉलेज है, नोटिस है। तो आपने चार्ज को रजिस्टर कब किया, 12 नवंबर 2018 से, तो आंसर क्या आएगा, फ्रॉम 12 नवंबर 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी प्राइवेट लिमिटेड इज मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ चार्ज along with all the necessary books and register
द एंट्री फॉर एवरी क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इज बीइंग डन प्रॉपरली, ठीक है। द कंपनी इज ऑल्सो प्रिजर्विंग एवरी इंस्टॉलमेंट रिलेटेड टू सच चार्ज, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर हाउ लॉन्ग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज शैल बी मेंटेन प्रिजर्व बाय द कंपनी। ये अभी हमने बात किया, सेक्शन नंबर 82 में बात लिखी है, मिनिमम 8 ईयर्स। अच्छा 8 ईयर्स दो जगह है, दोनों पढ़िए, फ्रॉम द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो आंसर आएगा फ्रॉम द रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, Raj Limited purchased a property from ABC Limited which was mortgaged to DF Limited against a loan of 50 lakh. Raj Limited settled the due to, ये सेटल हो गया, पे कर दिया DF Limited मतलब देखो तीन पार्टी है, राज लिमिटेड खरीद रहा प्रॉपर्टी किससे, ABC Limited which was mortgaged to DF Limited, मतलब ABC Limited ने इस प्रॉपर्टी को दिया था DF Limited को, और वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अब खरीद कौन रहा है, राज लिमिटेड। तो अब हुआ क्या, 50 लाख राज लिमिटेड सेटल्ड इज ड्यूज टू DF लिमिटेड, मतलब राज लिमिटेड ने इस बैंक को पेमेंट कर दिया पूरा, ठीक है। आगे मतलब चार्ज सेटिस्फाइड हो गया कुल मिला के, एंड द सेम वाज रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार के पास उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। हाउएवर नाइदर द ABC लिमिटेड नॉर DF बैंक फाइल पर्टिकुलर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। देखो भाई सेक्शन 82 सेटिस्फेक्शन के बारे में, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि जब चार्ज सेटिस्फाइड होगा तो कंपनी या चार्ज होल्डर ROC को बता सकता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर क्या हुआ, न तो कंपनी ने बताया, ABC में नहीं बताया, और DF ने भी ROC को नहीं बताया सेटिस्फेक्शन के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस विल राज लिमिटेड टू डू टू फाइल पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद ROC। आपको ये पूछ रहा है क्या राज लिमिटेड मतलब जो एक अलग पार्टी है जिसका इस चार्ज में कोई वैसेज ऐसा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो भी बता सकता है? तो सेक्शन 83 जो है ना वो इसके बारे में बनाया गया है। 83 में लिखा है कि अगर चार्ज सेटिस्फाइड हो गया तो कोई भी पर्सन अगर ROC को एविडेंस के साथ बताया था कि चार्ज सेटिस्फाइड हो गया तो ROC उस चार्ज को रिकॉर्ड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राज लिमिटेड है ना ये ROC को इन्फॉर्म कर सकता है अबाउट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो एक बार ऑप्शन देख लो, पहला राज लिमिटेड नीड टू अप्रोच DF लिमिटेड और ABC लिमिटेड टू फाइल, नहीं उनको इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। राज लिमिटेड कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट द ROC टू फाइल पर्टिकुलर चार्ज नोटिंग टू रिलीज द चार्ज, बिल्कुल सही है। लॉ ने हर व्यक्ति को मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको ROC को एविडेंस देना पड़ेगा कि ये चार्ज सेटिस्फाइड हो गया, तो अगर ये एविडेंस दे गया तो राज लिमिटेड डायरेक्ट ROC को इस चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिनव गारमेंट लिमिटेड अवेल द लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ठीक है जी, ये कंपनी है, इसने बैंक से लोन लिया अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ठीक है। लेटर ऑन द कंपनी अवेल्ड अनदर लोन फ्रॉम कोटक बैंक। अच्छा जी, ये जो कंपनी है ना ये पहले एक्सिस बैंक से लोन लिया, उसके बाद इसने कोटक बैंक से लोन लिया सेकंड, बाय ऑफरिंग द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ द सेम ऑफिस। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही ऑफिस पर आपने दो लोगों को चार्ज किया, पहला चार्ज आपने एक्सिस बैंक को दिया, दूसरा चार्ज आपने कोटक बैंक को दिया, ठीक है। अभी आपको क्या बोल रहा है, फॉर विच द एक्सिस बैंक इशूड NOC, एक्सिस बैंक ने उसका NOC भी दे दिया। द राइट ऑफ कोटक बैंक, अब आपको बोला है कि कोटक बैंक का राइट बताओ। तो देखो भाई एक ही प्रॉपर्टी पर जब आप दो लोग को चार्ज क्रिएट करते हो ना तो पहले वाले को दोगे उसको बोलेंगे फर्स्ट चार्ज, और सेकंड वाले को दोगे उसी प्रॉपर्टी को उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट चार्ज। तो यहाँ पे कोटक बैंक को क्या मिला है, सब्सिक्वेंट चार्ज। तो ऑप्शन देख लो, फ्लोटिंग चार्ज नहीं जी, एक्सक्लूसिव चार्ज गलत है, सब्सिक्वेंट चार्ज बिल्कुल सही है। एक वर्ड यूज किया गया पारी पासु चार्ज। देखो पारी पासु चार्ज ये आंसर कब आएगा, अगर आपने एक ही प्रॉपर्टी को दो लोगों को दिया अलग अलग टाइम पर और दोनों का राइट अगर सेम है, दोनों का राइट अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे पारी पासु चार्ज। यहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि उस ऑफिस प्रीमाइसेस पे दोनों का इक्वल राइट है, तो इसलिए पारी पासु आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। और एक और खास बात है, ऐसे केस में होता क्या है कि अगर मान लो लोन का भविष्य में रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट हुआ तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को आप बेचोगे और बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा ना वो सबसे पहले पैसा लोन का रिपेमेंट होगा एक्सिस बैंक को, उसको पेमेंट होने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा मिलेगा कोटक बैंक को। तो इसलिए होता है फर्स्ट चार्ज और सब्सिक्वेंट चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय लिमिटेड क्रिएटेड अ चार्ज ऑन 1/6/23 इन फेयर ऑफ बैंक, 1 जून को चार्ज क्रिएट किया। एडवाइज विजय लिमिटेड इन हाउ मेनी डेज दे हैव टू रजिस्टर द चार्ज विद द ROC। 77 में लिखा हुआ है साफ साफ 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा। 30 दिन कैलकुलेट कर लो, 1 जून से लेकर 30 दिन तक कैलकुलेट करना है, तो जून में 29 दिन हो गए, 30 दिन का जून है, 1 तारीख से लेकर आप 1 को छोड़ के कैलकुलेट करोगे 30 दिन हो गया।
29 दिन हो गया, और लेकिन 30 दिन है तो 1 जुलाई, एक दिन और ऐड कर लो, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 1 जुलाई 23। 1 जुलाई 23 को 30 दिन पूरे हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ही शैल गिव अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट टू द कंपनी एंड आरओसी विद इन। ये सेक्शन नंबर 84 है। 84 ये क्या बोलता है कि जब भी कोई चार्ज होल्डर को रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट करने का पावर मिल गया ना, तो जिस दिन पावर मिला उसके 30 दिन के अंदर वो कंपनी और आरओसी दोनों को इन्फॉर्म करेंगी कि हमको मैनेजर या रिसीवर को अपॉइंट करने का पावर मिल गया। तो यहाँ पे टाइम लिमिट है 30 डेज। चलिए ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये मैं आपको अलग वीडियो में कवर करूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो पूरे केस सिनेरियो बेस है, उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।